आज बात करेंगे 3 बड़ी खबरों की। पहली खबर में बात करेंगे दिल्ली सीएम केजरीवाल ने 2022 के चुनाव को लेकर सीएम के दावेदार की घोषणा कर दी है और वहीं जिससे सियासत में उफान आ गया है। दूसरी में बात करेंगे सीएम धामी के पूर्वी बांग्लादेश शब्द के नाम देने के फैसले का विरोध अब तेज हो गया है। और आखिरी खबर में बात करेंगे कि अफगानिस्तान में फंसे अपनों को भारत वापसी को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। आम आदमी पार्टी ने आज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट के तौर पर उतारने की घोषणा की है। साल 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल में हुई लड़ाई में भारतीय सेना की तरफ से लड़ चुके कर्नल कोठियाल राजनीति में जुझारू नेतृत्व वर्कता है के रूप में जाने जाते हैं और पार्टी की तरफ से सीएम कैंडिडेट के तौर पर अपने नाम की घोषणा के बाद कर्नल कोठियाल ने कहा कि उन्हें राजनीति नहीं आती, लेकिन चुनौतियों से जूझना आता है। विधानसभा चुनाव में बतौर सीएम कैंडिडेट उतारे जाने को लेकर उन्होंने पार्टी और अरविंद केजरीवाल का आभार जताया है। उत्तराखंड के कर्नल अजय कोठियाल को भारतीय सेना में उनके कार्य के लिए कई सम्मान से नवाजा जा चुका है। कर्नल कोठियाल का जन्म 26 फरवरी 1969 को उत्तराखंड के टिहरी में हुआ था। उनकी शुरुआती शिक्षा देहरादून के सेंट जोसेफ स्कूल में हुई। वर्ष 1992 में वे सेना में अधिकारी तौर पर शामिल हुए और 4थी गढ़वाल रेजिमेंट में बतौर सैन्य अफसर उन्होंने अपना करियर शुरू किया। मुठभेड़ के दौरान कर्नल कोठियाल ने 7 आतंकियों को मार गिराया था। साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और विशिष्ट सेवा मेडल सम्मान दिया। वहीं वर्ष 1999 में पाकिस्तान के साथ करगिल में हुई लड़ाई के दौरान वे सेना में बतौर कैप्टन तैनात थे। कर्नल कोठियाल को पर्वतारोहण का भी शौक है। वह भारत और नेपाल की कई चोटियों पर जा चुके हैं। आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। उत्तराखंड के लोगों की सोचे, उत्तराखंड के विकास के बारे में सोचे, मां भारती के बारे में सोचे। तो ओवरवेलमिंग लोगों ने, बहुत बड़े स्तर पे लोगों ने कहा कि हमें इन नेताओं के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, इन पार्टियों के भरोसे उत्तराखंड आगे नहीं बढ़ सकता, हमें अजय कोठियाल अपना सीएम चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा से यकीन और एश्योरेंस दिलाना चाहता हूं कि सर, हम सब उत्तराखंडी हमेशा खुश होंगे जितनी बार आप यहाँ पे आएंगे और आकर के हमारा हौसला बढ़ाएंगे। काम करने की क्षमता हमें गाइडेंस की जरूरत है और वो गाइडेंस हमें जरूर यकीन है आपसे मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मदन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बेहद ही अहम नाम आम आदमी पार्टी द्वारा घोषित कर दिया गया है देहरादून में सेंट के लिए, उत्तराखंड के लिए आगामी चुनावों को लेकर। ऐसे में किस तरह से इनके नाम को देखा जा रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से कल जो है आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में हुंकार भरी है और केजरीवाल जी यहाँ आए थे और तमाम यहाँ घोषणा की गई, उसमें सबसे बड़ी जो घोषणा है वो यहाँ पे सीएम चेहरे को लेकर थी। और जिस तरीके से कर्नल अजय कोठियाल का नाम यहाँ पे जो है सीएम के लिए
रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जनता में उत्साह है और कर्नल कोठियाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए काम किया है। और बात करें 2013 की आपदा के लिए तो उन्होंने तमाम ऐसे कार्य किए, जनहित के कार्य किए हैं, जिसके लिए उनकी सराहना भी की जा रही है। और एक जाना पहचाना तीन परिचित नाम है अजय कोठियाल। बेहद ही मजबूत कर्नल कोठियाल व्यक्ति के तौर पर नाम घोषित किया गया है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी जगह बना पाएगी उत्तराखंड में लोगों के बीच? ये देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में जिस तरीके की राजनीति पहले रही है तो कहीं ना कहीं दो पार्टियों पे सीमित थी, चाहे बात कांग्रेस की करे या बीजेपी की करे। लेकिन पहली बार जो है तीसरी पार्टी के रूप में यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने जो हुंकार भरी है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि कहीं ना कहीं सेंध लगाएगी बीजेपी या कांग्रेस के उसमें। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की कल यहाँ पे जन रैली निकली है तो तमाम लोग जो है जन रैली में शामिल हुए थे और एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। उससे कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा लगाया जा सकता है कि बीजेपी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं घबराहट हो सकती है आम आदमी पार्टी से। और कर्नल कोठियाल एक ऐसा नाम है जो कि जनहित के मुद्दों से जुड़े हुए हैं लोगों से। मदन सिंह, कर्नल कोठियाल को किस तरह से देखा जा सकता है? सीएम के नाम पर घोषणा की गई है, आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट के तौर पर उतारा है मैदान में। ऐसे में इनको कितनी मजबूती से देखा जा सकता है? जी देखिए, जैसे मैं कर्नल कोठियाल के बारे में पहले भी अभी बता चुका हूँ तो उसी तरह से कर्नल कोठियाल एक जाना पहचाना नाम है और इन्होंने जनहित के मुद्दों के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ी है। और जिस तरह से कल जो इस बात की घोषणा भी की है कि लगभग 10,000 व्यक्तियों को ये रोजगार दिला चुके हैं, चाहे स्वयं सहायता समूह के मतलब से हो या फिर कर्नल रह चुके हैं फौजी, उसमें तो फौजी उसके लिए भी उन्होंने तैयार किया है। तो 10,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं और तमाम ऐसी योजनाओं से जुड़े हुए हैं जो की उत्तराखंड के लिए कार्य कर रही है। देखिए, देवनागरी में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पहले घोषणाएं की, अब एक मजबूत कैंडिडेट की छवि सामने रखी है। इसे देखते हुए किस तरह से विपक्ष को ये टक्कर देती हुई नजर आ रही है? क्या अपनी जगह बना पाएगी आप? जी निश्चित रूप से एक सोच लोगों के मन में पैदा हो गई है कि ये दो पार्टियों पर सिमटा हुआ प्रदेश कहीं ना कहीं जिस तरीके से कर्नल कोठियाल का नाम सामने आया तो ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि कर्नल कोठियाल कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिससे जो है एक मजबूती मिलेगी आम आदमी पार्टी को और उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अपना नाम इस बार छोड़ने में कामयाब हो सकती है। जी हेलो। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ रविंद्र सिंह आनंद, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। रविंद्र सिंह, आपसे जानना चाहेंगी कि लगातार, माफ कीजिएगा रविंद्र सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जो है अपना मजबूत कदम रखती हुई नजर आ रही है, ऐसे में किस तरह से आगामी चुनावों को लेकर चल रही है और क्या कुछ तैयारियां हैं आगे के लिए? देखिए मानी जी, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की एक कार्यशैली है, एक स्ट्रेटजी है अपनी काम करने की जी। और आम आदमी पार्टी जनता से पूछ कर काम करती है। जब कर्नल कोठियाल जी ने ज्वाइनिंग की थी तो उसके बाद से ही हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है, चाहे मनीष सिसोदिया जी हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने बराबर जनता के बीच जाकर के लोगों से पूछा, कॉलिंग से भी, मैसेजेस से भी, कि क्या कर्नल कोठियाल जी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। और इसी प्रकार के हमने होर्डिंग बैनर भी लगाए जिसमें लोगों के जो रिस्पांस आया वो बहुत पॉजिटिव आया और लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति समाज सेवा में, देश सेवा में इतना अग्रणी रहा हो तो ऐसा ही व्यक्ति उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। क्योंकि अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं उन लोगों की कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को लेके विवाद में रहे हैं। जी देखिए रविंद्र सिंह जी, बिल्कुल, लगातार उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस का बोलबाला रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक नया चेहरा है, तो कितनी कामयाब रहेगी आगामी चुनावों को लेकर? लोगों के बीच जाना, एक नई तस्वीर को खड़ा करना बेहद चुनौतीपूर्वक सबब रहेगा। हिमानी जी, ऐसा है कि देखिए उत्तराखंड में एक विकल्प की कमी थी जी, और शुरू से ही जनता विकल्प ढूंढ रही थी और विकल्प के तौर पर उसने एक दो पार्टियों को एक दो बार कुछ सीटें आई भी, लेकिन उन्होंने जनहित में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जी। और सत्ता के लोभ में, लालच में या तो कांग्रेस के साथ या बीजेपी के साथ बैठ करके उन्हीं के जो क्रियाकलाप थे उनको बढ़ाने का काम किया। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि
जन मुद्दों को सदन तक उठाया हो, तो अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में उभर कर सामने आई है और जनता को ये विश्वास हो गया है कि आम आदमी के हित में अगर कोई पार्टी काम कर सकती है तो आम आदमी पार्टी काम कर सकती है। तो अभी जो रिस्पांस देखने को मिल रहा है, जो जनता का जो प्यार और मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, उससे लगता है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर होने वाली है और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी अपनी खुद की सरकार यहाँ पर स्थापित करे। लेकिन रविंद्र जी, जिस तरह से दिल्ली की तर्ज पर बिजली के लिए तमाम वादे किए गए उत्तराखंड में, ऐसे में और क्या कुछ सौगातें जो है उत्तराखंड में मिलने वाली है या और कुछ क्या वादे किए जा सकते हैं? क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए ऐसा है कि हमने अभी जो हमने पहला गारंटी कार्ड दिया है जनता को, क्योंकि हम गारंटी कार्ड दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं कि यदि हम सत्ता में आए तो हम 300 यूनिट बिजली हर परिवार को देंगे ही देंगे, हर कनेक्शन को, हर उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली मिलेगी। इसी प्रकार से आगे भी हम 2-3 चीजें और देने वाले हैं चुनाव से पहले तक, क्योंकि एक साथ अगर सारी बातें की जाए तो समझ नहीं आती, इसलिए एक एक करके हम अपने जो मैनिफेस्टो है वो जनता के बीच में ला रहे हैं और हम कांग्रेस या बीजेपी की तरह 50-50 मैनिफेस्टो नहीं बनाएंगे। हमारे 5-4 ही मैनिफेस्टो होंगे जो जनता की सीधे समझ में भी आएंगे, जिन पर हमने दिल्ली में काम भी किया है और जिनसे जनता त्रस्त भी है। आज अगर आप देखें कि ऊर्जा प्रदेश कहे जाने वाले उत्तराखंड को, यहाँ के लोगों को इतनी महंगी बिजली मिल रही है और टिहरी डैम जब बनाया गया था तो उस समय के नेताओं ने कहा था कि बिजली और पानी पर छूट मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ जनता को नहीं मिला और मुझे लगता है कि इसका एक भारी एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जी, तो आगामी चुनावों को लेकर आप किस तरह से देख रहे हैं अपने अस्तित्व को? देखिए, आगामी चुनाव को लेकर के हमने अपने सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने जो हमारे जो नेता है, जो भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं, वो सब मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं। और उत्तराखंड में जो सबसे बड़ा मुझे लगता है सबसे बड़ा कुछ है करने को, तो वो है भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना और बेरोजगारी पर लगाम लगाना। तो मुझे लगता है कि अगर हम भ्रष्टाचार, देखिए रविंद्र जी, विपक्ष लगातार आम आदमी पार्टी पर यही सवाल उठाता रहा है कि मुफ्त योजनाओं के सहारे जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है, चुनावों से पहले मुफ्त योजनाएं घोषित कर दी जाती हैं। तो क्या अब जनता इन वादों में आएगी? कितनी सीट जीतने की उम्मीद जताई जा रही है आम आदमी पार्टी द्वारा? देखिए ऐसा है कि हमारा ये मानना है आम आदमी पार्टी का कि अगर एक विधायक जब जीत के आता है तो उसको फ्री बिजली मिलती है ना, फ्री पानी मिलता है, बिजली मिलती है, सब तरह की सुविधाएं मिलती हैं। तो जब एक विधायक को मिल सकती है तो एक आम आदमी को भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन जरूर मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा सोचना है। और आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता नेता है वो बिल्कुल आम आदमी है और हम ये सोचते हैं कि आगे जो सत्ता है वो पढ़े लिखे लोगों के हाथ में, आम आदमी के हाथ में आनी चाहिए, जिससे कि खुद की सरकार आम जनता चला सके। ये तो रविंद्र जी, ये तो आगामी चुनावों में पता चलेगा कि जनता आपको कितना प्यार देती है। फिलहाल हमारे साथ खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति ने प्रदेश सरकार की ओर से बंगाली समाज को जारी होने वाले प्रमाण पत्रों से पूर्व पाकिस्तानी शब्द को हटाकर बांग्लादेशी शब्द लिखे जाने पर नाराजगी जताई है, जिसको लेकर बंगाली समाज के लोगों ने एडीएम को सीएम के नाम का एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाकर पूर्वी बांग्लादेश कर दिया गया है,
जो उनके समाज के लोगों के साथ सरकार का छलावा है। जिसे लेकर बंगाली समाज ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। साथ ही बंगाली समाज का कहना था यह उनके साथ एक छलावा किया गया है सरकार द्वारा। ज्ञापन तो अभी उन्होंने मेरे समक्ष दिया है और ज्ञापन में उन्होंने अपनी समस्या लिखी है। प्रादेशिक बंगाली कल्याण समिति द्वारा ये दिया गया है और इनके द्वारा अपने ज्ञापन को माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रेषित करने का अनुरोध किया गया। हम इसको समय से प्रेषित कर देंगे। तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और सरकार से ये मांग करता हूं कि यदि उनको बंगालियों पे उपकार करना है तो वो बंगालियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे और ये जो पूर्व पाकिस्तानी बांग्लादेशी ये शब्द हटाएं। चूँकि हम लोग पूर्व जब देश विभाजन हुआ उसके बाद यहाँ भारतवर्ष में आए, हमारे समानांतर हमारे पंजाबी भाई लोग भी पश्चिम पाकिस्तान से आए, उनके किसी भी प्रमाण पत्र में ये शब्द नहीं लिखा जाता है और हमारे बच्चों का क्यों लिखा जाता है। और हमारे साथ संवाददाता संदीप कुमार कुमाऊं प्रभारी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद नाराज नजर आ रहे हैं बांग्ला समुदाय के लोग। जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये मुद्दा पिछले कई सालों से लगातार चलता चला आ रहा है। जब भगत सिंह कोश्यारी जी लोकसभा चुनाव यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे वर्ष 2014 में, उस समय भी उनके समक्ष ये बंगाली समाज ने मांग रखी थी। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सरकार भी बदलती रही, लोग बदलते रहे, नेता बदलते रहे, लेकिन आज इनकी सुनवाई के तौर पर लोगों को लगा कि कम से कम इनके समाज को लेकर के एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित हुआ है। ये एक बड़ा विषय भी था कि बंगाल के लोग यहाँ पर आकर के विस्थापित होकर के यहाँ रह रहे थे पिछले कई सालों से। जी 50 साल से ज्यादा का समय हो गया था। लेकिन जब इनके जो प्रमाण पत्र होते थे और उनमें वो शब्द आता था पूर्वी पाकिस्तानी, तो उनको कहीं ना कहीं दिल पर एक ठेस भी लगती थी। तो इस चीज को लेकर के अभी धामित सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया था, जिसमें अरविंद पांडे और सौरभ बोगड़ा की एक बड़ी भूमिका भी रही थी। तो लेकिन इस निर्णय के बाद अब मैं आपको बताऊं कि जब ये निर्णय हुआ उसके दूसरे दिन जब अखबार में छपा कि पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा करके पूर्वी बांग्लादेश कर दिया गया है, तो लोगों में फिर एक बड़ा रोष फिर से व्याप्त हो गया। उन्होंने कहा कि आखिर सरकार क्या करना चाहती है। सरकार ने एक शब्द हटाया, दूसरा शब्द इसी तरह का फिर लगा दिया, तो मतलब क्या हम भारतीय अब नहीं रहे? तो बहुत बड़ा विषय था। कल बंगाली समाज के लोगों ने, बंगाली समाज कल्याण समिति के लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, जो बंगाली समाज का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन लोगों ने कल विरोध प्रदर्शन भी किया जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर के, और उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से एक मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि इस चीज को, लेकिन ये संदीप जी, ये निर्णायक क्या मांग रहे हैं सरकार से? अब इसका समाधान, निर्णायक समाधान क्या निकलवाना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे आप एक आम प्रमाण पत्र देखती हैं कि जिस तरह से हम भारतीय हैं, तो हम किसी प्रदेश के स्तर पर कि हम इस प्रदेश पे, इस देश में राज्य करते हैं, तो उनकी सीधी सी मांग है कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान या पूर्वी बांग्लादेशी शब्द है, अब हम उस स्थिति को जीवन यापन नहीं अपना कर सकते हैं। हमें एक लंबा समय हो चुका है यहाँ पर रहते रहते, तो हमें पूर्ण भारतीय हम हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएं भारत के अनुरूप चलने वाली होती हैं, सरकार की योजनाओं का हम लाभ लेते हैं, सारी चीजों के प्रति हम सरकार का सम्मान करते हैं। तो आखिर इस तरह के शब्दों का हमारे प्रमाण पत्रों में क्या महत्व है? सबसे बड़ी उनकी जो मांग थी, तो इसी मांग को लेकर के उन्होंने प्रदर्शन भी कल जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया था। और अगर ये शब्द हटा दिया जाता है, ये जो पूर्वी बांग्लादेश, जैसा कि अखबार के माध्यम से पता चला कि पूर्वी पाकिस्तान की जगह हालांकि सरकार के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि वो गलती से शायद ही छपा हुआ था, लेकिन अब कितनी असलियत है ये 1-2 दिन में पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगी। ऐसे में अभी तक इस पूरे मामले पर आला अधिकारी या फिर सरकार द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया गया है या क्या कुछ कहना है उनका अब तक? देखिए, सरकार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बाकायदा इस चीज को प्रकाशित भी किया था कि पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा दिया गया है। हालांकि उसमें यह जिक्र नहीं था कि पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा करके पूर्वी बांग्लादेश कर दिया गया। तो हो सकता है कि ये त्रुटिवश हो गया हो, लेकिन अगर लोगों में काफी दिन का चूंकि उनका आंदोलन था, और अगर ये सामने चीज आती है कि पूर्वी पाकिस्तान हटा करके पूर्वी बांग्लादेश शब्द आ गया, तो उनके लिए तो उसके मायने वही रहे। तो लोगों में इस चीज को लेकर नाराजगी है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कहीं ना कहीं ये गलती हुई है, त्रुटि हुई है, और उसको पूरी तरह से हटाया जाएगा। जी, लेकिन अब तक हटाया नहीं गया है, या फिर जिस तरह से रोष देखा जा रहा है लगातार बंगाली समाज द्वारा, ऐसे में तो ये साफ दिख रहा है कि सरकार
पर साफ तौर पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है, यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह गलती से नहीं हुआ बल्कि एक सोच समझ के बात कही गई है। देखिए, अलग अलग तरीके से अगर देखा जाए, थोड़ा सा अगर राजनीतिक तरीके से आप देख लें कि राजनीतिक तरीके से अगर दूसरा विपक्ष का जो विपक्षी दल है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विरोध होकर के मुखर रहेंगे, लेकिन बंगाल जो समाज की कल्याण जो समितियां यहाँ पर अलग अलग तरीके से जो नेता हैं यहाँ पर, उन्होंने जो कहा है, उन्होंने यही कहा है कि सरकार ने उनके खिलाफ जो है ना ये एक अलग तरीके का अनुबंध पेश कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक जियो पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाता और सरकार अभी ये चीजें सारी चीजें मौखिक कही गई हैं, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन इसका एक बाकायदा एक प्रावधान होता है। सरकार एक जियो जारी करती है, जियो जारी करने के बाद ही ये सारी चीजें पुख्ता हो पाती हैं कि पूर्वी पाकिस्तान की जगह है क्या पूर्वी बांग्लादेश शब्द का प्रयोग किया गया है या दोनों शब्द हटा करके बाकायदा उनको भारतीय नागरिकता के तौर पर सारे कागजात उनके बनाए जाएंगे। तो ये अभी थोड़ा सा संशय रहेगा। हालांकि बंगाली समाज में थोड़ी सी खलबली जरूर है, जिस तरह से मीडिया में प्रकाशित हुआ उस चीज को लेकर के, तो वो विरोध प्रदर्शन लगातार अपना कर रहे हैं, सरकार के समक्ष अपनी बात को रख रहे हैं, सरकार के लिए ज्ञापन दे रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया अभी चलेगी फिलहाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप कुमार, ज्यादा जानकारी के लिए। अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है। अफगानिस्तान में हुए विद्रोह के बीच भारत के कई नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। इसमें हैं फंसे हुए लोगों के परिवार अब अपनों को जल्द घर पहुंचने की राह देख रहे हैं। बता दें, रायपुर इलाके में स्थित एक परिवार के 4 लोग अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर पीड़ित परिजनों ने भारत सरकार से अपने परिवार के सदस्यों को वापस लाने की गुहार लगाई है। अफगानिस्तान में हुए विद्रोह के बीच भारत के कई नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हैं। उत्तराखंड मूल के परिवार अब अपनों को जल्द घर पहुंचने की राह देख रहे हैं। एक परिवार के 4 लोग जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, अपनों की भारत वापसी की राह देख रहे हैं। उनके परिजन भारत सरकार से अपने परिवार के सदस्यों को वापस लाने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। इसी खबर पर वापस लौटेंगे, लेकिन यहां पर रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए और वापस लौट रहे हैं। भारत सरकार से अपने परिवार के सदस्यों को वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं लगातार परिजन। अफगानिस्तान में हुए विद्रोह के बीच भारत के कई नागरिक अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं। अफगानिस्तान में वैसे तो उनको 10-11 साल हो गए वहाँ पर छुट्टियाँ अब मिलती रहती हैं उनसे हर 6 महीने में। अभी मेरी बात हुई थी, अभी आधा पौन घंटा पहले ही बात हुई थी। देखिए, खौफनाक मंजर तो खैर वो जो लोकल लोग हैं वहाँ पर, अफगानी लोग ना, उन्होंने ज़्यादातर अफरा तफरी मचा रखी। इन लोगों के लिए तो अभी ऐसा वो नहीं है, लेकिन जब जो लोकल बंदे हैं वो लोग इतना डर रहे हैं तो इनके लिए भी थोड़ा डर का माहौल हो गया वहाँ पर ना, तो डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए सहमे से कैसे हम लोग यहाँ से बाहर निकले। वैसे तो उनको 10-11 लोगों को जैसे एयरपोर्ट में जाना होगा, जैसे यहाँ से इंडिया मतलब अपना एरोप्लेन भेजेगी, तो वो लोग वहाँ से कैसे निकलेंगे, वहाँ से वो एयरपोर्ट तक भी कैसे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी तो उनको वहाँ तक एयरपोर्ट तक जाने के लिए भी तो, क्योंकि बाहर तो तालिबान के गार्ड बैठे हैं, तो कैसे निकलेंगे वो। हम लोगों को वो टेंशन ज़्यादा हो रहा है कि मतलब कैसे पहुँचेंगे। सेकंड में हम यही चाहते हैं कि भाई वो आगे हमारे लिए बोले, गवर्नमेंट जो हमारे केंद्र सरकार में। फिलहाल इस बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV 100 के साथ। नमस्कार।